चलिए, वेलकम टू जुमानी अकेडमी। अब रिसेंटली अभी 12th के बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, 12th कॉमर्स के बच्चे। और जैसे ही उनकी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उनके मन में एक सवाल खड़ा होगा, इट इज व्हाट आफ्टर 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स के बाद हम क्या करेंगे? बिकॉज अभी तक तो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी। फर्स्ट से लेकर सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, स्ट्रेट लाइन थी 1 to 12 तक। लेकिन 12 के बाद बहुत सारे स्प्लिटअप्स हैं। हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस कोर्स की ओर जाना। पर कोर्स सिलेक्शन से पहले हमें उनके बहुत सारे क्राइटेरिया को समझना होगा। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ इस चीज के लिए है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें एक्चुअली में फ्यूचर में करना क्या है। सो व्हाट शुड बी आफ्टर 12th, करेक्ट? तो आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए? अब there are various options available in the commerce field. It is BCom, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Computer Application, CA, CS and CMA, Chartered Accountants, Company Secretary and Cost and Management Account। ये तीनों प्रोफेशनल कोर्स हैं और ये ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। जब भी आप कोई कोर्स चुनते हैं तो जो जिन चीजों का आप ध्यान में रखते हैं वो क्या होती है? पहले, क्या उनका कोई इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है, मतलब दुनिया भर में उसकी वैल्यू है, कैसे हमारे देश में ही वैल्यू है? हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स कितने मिलेंगे? हमारे सिग्नेचर की क्या वैल्यू है? डिमांड सप्लाई कंडीशंस क्या है, मतलब डिमांड कितनी है इस कोर्स की, या अगर ये कोर्स करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अर्निंग्स हम कितना कमाएंगे, रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज क्या है इस कोर्स को करने के बाद, और ये कितना टफ है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर स्टूडेंट ध्यान में रखता है जब उसे कोई कोर्स चुनना हो, करेक्ट? तो हम कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में अकेली संस्था है जो सीए कोर्स करा रही है। इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब मजे की बात सुनने जैसी है, ये इसका लोगो है, करेक्ट, ईगल का। इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी हमारे इस काम की भी नहीं है। आप याद रखिए, आईसीएआई हैज बीन फॉर्म बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया केम इनटू फोर्स। हमारे देश का संविधान बाद में बना है, उससे पहले आईसीएआई का जन्म, करेक्ट। सेकेंड थिंग, आईसीएआई पूरी दुनिया में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स क्रिएट करने के लिए दूसरे नंबर पर है। मतलब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूं। ये बड़ी बात है मेरे लिए भी। बात करते हैं, अब बात करते हैं कोर्स के बेनिफिट्स की। तो पहले है इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। देखते हैं किस कोर्स को कितनी रिकग्नाइजेशन है। तो हमारे वो अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है कि कितनी इंस्टीट्यूट की पावर या कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी आईसीए अकाउंटिंग बॉडी की दूसरे वो ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीएआई ने एमओयू साइन किया है आईसीएईडब्ल्यू के साथ, फिर एक और इंस्टीट्यूशन के साथ, फिर मालदीव्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ और कतार के साथ। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस के एमओयू साइन किए गए हैं, बहुत सारे उन्हीं के दूसरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूशन के साथ। तो इससे क्या फायदा होता है? ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं, जैसे क्वालिफिकेशन अरेंजमेंट्स हैं, फिर बायलेटरल अरेंजमेंट कॉर्पोरेशन हैं, यानी ये कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। फिर बायलेटरल कॉर्पोरेशन हैं केन्या, बेरान, तंजानिया, नेपाल, भूटान, ओमान के साथ, प्लस यूनिटरल अरेंजमेंट्स हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इसका के साथ। देखो, मैं अगर शॉर्ट में ये सारे अरेंजमेंट्स के बारे में बात करूं तो बेटा इतना आप समझ लो कि अगर आप सीए बनते हो और आप सीए बनने के बाद इंग्लैंड में जाके सीए करना चाहते हो उनके देश का, आपको 4 साल देने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके सिर्फ 3 पेपर क्रैक करके आप वहां के सीए बन जाओगे विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर, करेक्ट। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके सीए बन करना है तो वहां जाके 4 साल देने की जरूरत नहीं है, आप 1 साल में 3 पेपर देकर वहां के सीए बन सकते हो।
यहाँ तक कि हमारे इंस्टीट्यूट का उनकी इंस्टीट्यूट के साथ इस तरह का एमओयू साइंड है कि उनके मेंबर्स इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे मेंबर्स वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस हमें वहां जाके 3 पेपर देने पड़ेंगे और यहाँ आके उनको भी 3-4 पेपर देने रहेंगे फाइनल्स के। करेक्ट। और अब वो वहां के सीए बन, हम वहां के सीए बन जाएंगे, वो यहाँ के। और यहाँ तक कि हम वहां जाके ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो लोग यहाँ आके ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह का इन्होंने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो सर ऐसा कोई अरेंजमेंट बाकी कोर्सेज ने नहीं किया? जी नहीं किया। बीकॉम बीबीए बीसीए का ऐसा कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, सिर्फ सीए और सीए में इंस्टीट्यूट का इस तरह के एमओयू साइंड है दूसरी कंट्रीज के साथ। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सिर्फ ये दोनों कोर्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आप यूं समझिए कि अगर आप एक सीए बनते हो, अगर आप सीए बनते हो फ्रेशर, करेक्ट, एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो भी आपको बैंक बिना किसी गारंटी या वारंटी या मॉर्गेज के 2 लाख का क्रेडिट कार्ड देगी और आप क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका सीए का सिंबल भी होगा और ये सिर्फ सीए के मेंबर्स को ही मिलता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी देती है, आईसीआईसी देती है, एसबीआई देती है, हर बैंक देती है। बात करते हैं यहां तक कि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है बिना किसी मॉर्गेज के। मतलब आपको जितने समय के लिए पैसा यूज करना हो आप यूज कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ योर सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपको सीए बने हुए जितने साल होते हैं उस तरीके से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी 15 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है, किसी को करोड़ों की मिलती होगी, किसी को 2 लाख की मिलती हो। करेक्ट। वो टाटा कैपिटल देता है, बजाज फाइनेंस देता है, बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के, जो कि और किसी डिग्री को नहीं मिलता। ओनली सीए एंड डॉक्टर्स आर अलाउड फॉर दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स। राइट। उनको पैसा मिलेगा बिकॉज जानते हैं कि सीए पैसा से पैसा फटाफट बना लेगा तो वो देंगे ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जॉब ले लीजिए जिसमें आपकी मिनिमम पैकेज 6 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। एक नॉर्मल से नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैकेज भी 6 लाख से स्टार्ट होता है, मतलब मंथली सैलरी 50,000 रुपीज, वो भी नॉर्मल सिटी के अंदर, नौसारी, सूरत, अहमदाबाद, ऐसे में एरियाज कह रहा हूं। अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करें, बैंगलोर, पुणे, तो 6 से नहीं बल्कि 9 लाख 10 लाख से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पैकेज 50 लाख रुपए तक जाता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैकेज मिलेगा। कम से कम 6 लाख और मैक्सिमम 50 लाख, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। उसके लिए आपको आईसीसीए बनने के बाद मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे आप मेंबर बन जाते हो, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, उनको जॉब सामने से आती है। करेक्ट। बट कुछ एरिया में शायद अप्लाई करना ही पड़े। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आफ्टर बिकमिंग सीए ऑप्शन मिलता है, वो आता है वो खुद की प्रैक्टिस कर सकता है। वो अकाउंटिंग कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, लोन पास करवा सकता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो हर महीने करना होता है वो कर सकता है। वो कोर्ट में अपीलिंग कर सकता है। सर कोर्ट में अपीलिंग मतलब समझ रहे हो, वकील करते हैं? नहीं बेटा, ये वकीलों का केस नहीं है। यहाँ पे बात ये चल रही है कि यहाँ पे कोई फाइनेंस मैटर है जहां पे हमको टैक्स भरना है, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का टैक्स भरने का आ रहा है। करेक्ट। और वहां पे मान लीजिए 15-20 पॉइंट है जिसको लेकर केस लड़ा जा रहा है, तो कोई 10 पॉइंट में हम जीतेंगे, 10 पॉइंट सामने वाला जीतेगा और ये केस 2-3 घंटे ही चलता है, कोई 2-3 साल नहीं चलता। और उसके लिए भी सीए काफी हेवी चार्ज कर लेता है, राउंड अबाउट 2 लाख टू 5 लाख वो चार्ज कर लेता है। सर्टिफिकेशन भी वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके लिए सीए को मेंबरशिप के लिए तो अप्लाई करना ही है एज ए मेंबर ऑफ आईसीआई, पर साथ में उसको सीओ के लिए अप्लाई करना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये लेने के बाद ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस बंद करनी है तो प्रैक्टिस सरेंडर भी कर सकते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट होते हैं, इसके बेस पर आप सीए के मेंबर हो ये तय होता है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के बाद आपके पास पावर आ जाता है साइन करने का। सर क्या साइन करने का, मैं समझाता आगे। नेक्स्ट आते हैं। तो ऐसा कोई पावर कोई और डिग्री देती है? देखिए, जो पैकेज 6 लाख से 50 लाख का है वो पैकेज इन डिग्रीज को इजीली नहीं मिलता। मैं कहूंगा मिलता ही नहीं है तो मैं सही कह रहा हूं। जबकि बाकी पैकेजेस यानी सीए को और एमबीए को, करेक्ट,
अगर वो भी टॉप 20 स्कूल से किया तो उसको ये पैकेज मिलता है। एक्चुअली सीएस और सीएमए को भी ये पैकेज मिलता है, पर से थोड़ा कम मिलेगा, 4 लाख 4.5 लाख यहां से स्टार्ट। नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ अ सिग्नेचर। अब सीए का सिग्नेचर कितना पावरफुल है जरा ये समझते हैं। खुद सीए यानी खुद नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद कहा है कि सीए का सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये भी इन्होंने एक, ये तो ऐड चालू हो गई छोड़िए, तो उन्होंने एक समारोह में कहा था कि सीए सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन पीएम सिग्नेचर। ये दिया हो साथियों, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैं भी इसको नहीं रन करूंगा। इवन रतन टाटा जी ने कहा था कि मुझे एमबीए चाहिए मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, पर सीए चाहिए उन्हें ये पढ़ाने के लिए कैसे बिजनेस रन किया जाता है। पर ऐसा क्यों कहा? एक सिंपल सा फंडा है, सीए का सिग्नेचर होता है मतलब भरोसा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, देखिए कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर सिगार पी रहा है, ठीक है। मान लीजिए एंटरप्रेन्योर है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा को देता है, कहता है मुझे लोन दीजिए। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी फलाना ढिकना लिख देता है कि मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मेरा इतना 20 करोड़ का सेल्स हुआ है, मेरे खर्चे इतने हुए हैं। वो तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी औचर बना सकता है, करेक्ट। तो क्या बैंक उसके कहने पर, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर क्या उसको लोन देगी? जी नहीं। पर अगर मान लीजिए यही एंटरप्रेन्योर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर सीए के पास है और सीए उसको प्रॉपर्ली स्टडी करता है, ऑडिट करता है और फिर इसको सर्टिफाई करता है कि भैया ये जो भी आपने किया है वो सब कुछ सही है। अब ये सर्टिफाइड करने के बाद वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक के पास लेके जाता है और बोलता है मुझे लोन दो। तो क्या बैंक मना कर सकती है? बिल्कुल नहीं, वो अप्रूव करेगी ही करेगी। रीजन ये कि सीए ने साइन किया, दैट इज ही सर्टिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि भाई ये जो भी इसने लिखा है वो सही है, और इसको नकारने का अब तक किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के पास अभी ये अधिकार नहीं है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो क्या सर ऐसा कोई पावर क्या अदर डिग्रीज के पास है? तो भैया नहीं है। लेकिन हाँ, सीएमए के पास कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का अधिकार है, और सीएस के पास कंपनी लॉ से कनेक्टेड अगर मान लीजिए कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, ऑडिटर को निकालना हो, ऑडिटर को लाना हो, डायरेक्टर को निकालना हो, डायरेक्टर को लाना हो, तो उसका पूरा प्रोसेस सीएस को पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मुझे किसी डायरेक्टर को निकालना है, तो मैं ऐसा नहीं मतलब कल से मत आना, उसका एक प्रोसेस होता है। हम पहले क्या करते हैं, पहले शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स को बुलाने से पहले 21 दिन पहले हम डायरेक्टर को नोटिस देते हैं कि भैया आपको निकालना चाहते हैं। तो वो जो डायरेक्टर जो होता है वो अपना रिप्रेजेंटेशन लिख के देता है, वो हम शेयर होल्डर्स को भेजते हैं, फिर मीटिंग होती है। फिर अगर मान लो रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर्स को नहीं पहुंचा तो वो डायरेक्टर अपना रिप्रेजेंटेशन पढ़ेगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स चाहें तो उसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर कंपनी में करनी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो सिर्फ सीएस को पता होता है, इसलिए हर कंपनी को कंपलसरी सीएस रखना ही पड़ता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए एंटरप्रेन्योर को वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाता है और बोलता है कि मुझे आईपीओ डिक्लेयर, मुझे अपने नए शेयर्स एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराना है और अपना आईपीओ डिक्लेयर करना है, मुझे अपने शेयर्स बाहर निकालने हैं कि लोग खरीदे और मुझे फाइनेंस आए और मैं अपनी कंपनी ग्रो करूं। तो क्या सेबी सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उसको अथॉरिटी देगी? नहीं। पर अगर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सीए ने सर्टिफाई कर दिए हो और सर्टिफाइड कॉपीज को लेकर अगर सभी के पास जाता है और बोलता है मुझे आईपीओ डिक्लेयर करना है, तो अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स ना हो तो कंफर्म वो उसको अप्रूव करेगी, बिकॉज सीए ने कहा है कि वो चीज सही है। वंस द सीए सर्टिफाइड करेक्ट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा भी तो कोई है नहीं जो इसको रिजेक्ट कर सके, अनलेस इनकम टैक्स कमिश्नर। नेक्स्ट आते हैं। तो क्या ऐसा कोई पावर किसी और डिग्री के पास है? जी नहीं। सीएमए और सीएस के पास भी ये पावर नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बात करते हैं डिमांड सप्लाई। तो ये आप 11-12 में पढ़ी चुके हो, डिमांड सप्लाई होता क्या है।
जिसकी डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर छापा रोड के पास कोई 4,000 स्क्वायर फुट की जमीन है जो सिटी के बहुत दूर है, करेक्ट, तो उसकी प्राइस कम होगी। और अगर आप मार्केट में वही 4,000 स्क्वायर फुट की जमीन अगर आप लेने जाओगे तो मार्केट के बीचों बीच कोई दुकान खोल सकता है, कोई अपना मान लीजिए बड़ा सा माहौल बना सकता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक आती जाती रहती है, ठीक है, यहाँ सेल्स बढ़ सकता है। मतलब इस जमीन की डिमांड ज्यादा होगी। जब इस जमीन की डिमांड ज्यादा होगी तो लोग पैसा ज्यादा देंगे। तो इस जमीन के लिए अगर वो 1,500 रुपए देने के लिए तैयार है तो इस जमीन के लिए कोई इंसान 6,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मार्केट में जमीन इजिली मिलती ही नहीं है, इससे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, बिकॉज यहां से प्रॉफिट बन सकता है। जबकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका भाव इतना ज्यादा नहीं होता। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जॉब पैकेज में क्यों इतनी वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज रीजन ये है कि हमारे देश में 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड है, जबकि 3,90,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अभी तक बने हैं। सर आप हमारे बात कर रहे हो, बेटा आप आंकड़े गूगल में सर्च कर सकते हो। आप यूं समझ सकते हो कि मैं आपको एक बेसिक गुजरात का फिगर देता हूं कि अहमदाबाद में 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वडोदरा में 8,000, सूरत में 5,000 और नौसारी में सिर्फ 236 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर हम बात करें पूरे देश में तो हमारी कुल जनसंख्या आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग भरते हैं कम से कम, हमारे देश में 10-10.5 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं और तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 30 करोड़ लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। तो समझिए 40 करोड़ लोगों के बीच में सिर्फ 3,90,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आप सोचिए, इट वॉज लेस देन 1%, करेक्ट। यानी कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट टैक्स भरने के लिए भी उन्हें सीए की रिक्वायरमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स भरने के लिए भी उन्हें सीए की रिक्वायरमेंट है। तो सर अभी ये अच्छत पूरी कौन कर रहा है? बेटा लॉयर्स पूरी कर रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटेंट्स पूरी कर रहे हैं। रीजन ये क्या है कि इतने सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी बने नहीं, पर साइनिंग अथॉरिटी आज भी सीए के पास, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या डिमांड सप्लाई कंडीशंस इस वक्त के लिए आप ये देख सकते हैं कि बीकॉम, बीबीए और बीसीए की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रैंकिंग का इंपॉर्टेंस होता है। मतलब अगर बीकॉम में कोई ज्यादा परसेंटेज से निकला होगा तो उसको जॉब जल्दी मिलेगी, कम परसेंटेज निकला होगा तो शायद उसको जॉब ही ना मिले। हो सकता है रैंकर्स को भी शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा। हालांकि सीए में आप सिर्फ पास हो जाओ, सीए, सीएस और सीए में के अंदर आप सिर्फ पास हो जाते हो तो भी आपकी डिमांड रहेगी। रीजन क्या है? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। हाँ, अगर आप मान लीजिए टॉप 20 स्कूल से एमबीए करते हो तो आपकी वैल्यू रहेगी और उसका फीस स्ट्रक्चर कम से कम 30 लाख से ऊपर का रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर। अब कोर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्यों इनकी वैल्यू ज्यादा है, ये इनकी कोर्स स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देते हैं, 31 मार्च 2025 तक आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको सीए फाउंडेशन की यानी सीए में एंटर होना हो तो उसके 3 लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन। अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है सितंबर 2025 में, क्योंकि उसकी एग्जाम है सितंबर 2025 में, तो उसके 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब 30 अप्रैल 2025 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा किसमें, सीए फाउंडेशन। उसका रिजल्ट कब आएगा? उसका रिजल्ट आएगा नवंबर 2025 में। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप क्लियर हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल यानी कि सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा और उसकी एग्जाम आएगी आपका सितंबर 2026 में, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब मान लीजिए कि सितंबर 2026 में अगर आपकी एग्जाम आने वाली है तो उसके 10 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा इन सीए इंटरमीडिएट, करेक्ट। अगर मान लीजिए कि आपको सीए मतलब 10 महीने पहले अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो 10 महीने पहले 30 नवंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना, करेक्ट। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। इसका रिजल्ट कब आएगा? नवंबर 2026 में। उसके बाद उसके 2.5 साल बाद, करेक्ट,
यानी 2.5 साल बाद आपको मई 2029 में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी सीए फाइनल की, करेक्ट। तो सीए फाइनल की एग्जामिनेशन आपको 2.5 साल बाद आएगी, जिसके में 2 साल की इंटर्नशिप होती है, जो किसी में आपको किसी सीए के अंदर आपको काम करना होगा 2 साल के लिए, और फिर 6 महीने की छुट्टी मिलेगी टू क्लियर सीए फाइनल्स, करेक्ट। तो आपको 2.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डेट इज 30 नवंबर 2026 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और आपको मई 2029 में आपको एग्जाम देनी है, करेक्ट। और फिर आप क्लियर कर जाओगे सीए फाइनल। उसका रिजल्ट कब आएगा? तो उसका रिजल्ट आएगा जुलाई 2029 में, 2029 में। आगे बढ़ते हैं। आपको जब आप इस 2 साल की इंटर्नशिप में जब सीए के पास काम करते हो, बिकॉज इस कोर्स स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आर्टिकलशिप ही है। आप यूं समझिए कि आपने अभी तक जो भी सीखा है फाउंडेशन और इंटर में, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना आप सीख जाओ, करेक्ट। हालांकि किसी भी और कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स नहीं दी गई है, जो कि सीए, सीएस और सीएमए के अंदर दी गई है। और जब भी आप किसी सीए के अंदर काम करते तो वो आपको 1 महीने का स्टाइपेंड 1,000 रुपए देता है पहले साल, और साल 2,000 रुपए देगा। इट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, इट डिपेंड्स ऑन फर्म्स टू फर्म्स। ये मिनिमम स्टाइपेंड है। अगर आप बिग 4 फर्म्स में अगर आप इंटर्नशिप मिलती है आपको, तो आपको 25,000 रुपीज तक का स्टाइपेंड मिल सकता है, करेक्ट। अगर आप नॉर्मल सूरत, मुंबई, पुणे में जा रहे हो, आपको 6, 7, 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिल सकता है। पर ये मिनिमम स्टाइपेंड क्राइटेरिया है जो इंस्टीट्यूट ने तय किया है, तो वो मैंने आपको वही लिख के बताया, करेक्ट। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात पता चलती है कि अगर 2 साल की इंटर्नशिप में, इस 2 साल के पीरियड में हमें सीखने को क्या मिलता है। पर ये पहले सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि कोर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में आता है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स जो 11-12 का होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस का होता है। क्यूए, इट इज कॉल्ड स्टेट्स, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आता है। ये 2 पेपर हमारे जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, और ये 2 पेपर हमारे रिटर्न्स होते हैं। हमें पर पेपर पास होने के लिए 40 मार्क लाने होंगे, और ओवरऑल टोटल जो हमें लाना होगा 200 लाना। मतलब यहाँ पासिंग क्राइटेरिया 2 है, मतलब हर पर पेपर आपको 40 मार्क लाने हैं, और ओवरऑल टोटल आपको 200 मार्क्स का लाना है। मतलब अगर आपने एक बार 40 पे 60, 40 पे 60 लाए, आप पास। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट में हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको सीखने को मिलता है दैट इज अकाउंटिंग करना, कंपनी का कानून संभालना, मतलब फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे डायरेक्टर को लाना है, कैसे डायरेक्टर को निकालना है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना है, अकाउंट्स कैसे अडॉप्ट करने हैं। ये सब चीजें हमें कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलती है। कंपनी चलाने के लिए बिना कंपनी लॉ के कंपनी नहीं चला सकते। फिर आपको डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज मिली, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, करेक्ट। ये सब आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ग्रुप 2 में आपको कॉस्टिंग, मतलब आप कंपनी चला रहे हैं, करेक्ट, तो आपको मटेरियल की कॉस्ट कैसे लगती है, लेबर की कॉस्ट कैसे कम करनी है, ओवरहेड की कॉस्ट कैसे कम करनी है। क्या आप ये सीखना चाहते हो कि अगर आप बस चला रहे हो तो पर सीट कॉस्ट कितनी लग रही है, आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो पर बेड रूम कॉस्ट कितना लग रहा है, आप होटल चला रहे हो तो पर रूम कॉस्ट कितना लग रहा है, करेक्ट। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कॉस्टिंग में सीखते हैं। ऑडिटिंग में हम सीखते हैं कंपनी का ऑडिट कैसे करना है, फर्म का ऑडिट कैसे करना है, इंडिविजुअल फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कैसे करना है। ये सब चीजें हम सीखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सीखते हैं कैसे पैसा उठाया जाता है मार्केट से, किस ब्याज दर पे उठाया जाता है, किस तरीके से उठाया जाता है, प्लस कितना पैसा उठाना चाहिए, कहां से उठाना चाहिए, किस ब्याज दर पे उठाना चाहिए। ये सब चीजें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखने को मिलती है। ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है, हम दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, हम चाहें तो एक ग्रुप दे सकते हैं, फिर 3 महीने बाद हम दूसरा ग्रुप भी दे सकते हैं, करेक्ट। तो 2 एग्जाम के बीच में 3 महीने का गैप होता है, तो आप पहले ग्रुप क्लियर कर लो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े प्रिपेयर्ड नहीं हो तो एक ग्रुप दे दो, फिर दूसरा ग्रुप दे दो, तो चलता है। या आपको दोनों ग्रुप देना तो आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हो। चलिए बात एकदम सिंपल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनल में भी वही पॉइंट है, अकाउंटिंग का दूसरा नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही आता है। इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा उठाना सीखते हैं, पूरा शेयर मार्केट इसमें सिखा लिया जाता है, ऑडिटिंग सिखाया जाता है एडवांस लेवल पे, फिर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में एडवांस लेवल का टैक्स सिस्टम सिखाया जाता है। और ये ओपन बुक सब्जेक्ट होता है,
जो आपको पढ़ना हो। इससे भी क्या होता है, आपके सभी पेपर 100 मार्क के होते हैं और आपके पासिंग क्राइटेरिया होते हैं वो पर पेपर 40 मार्क्स के होते हैं, पर ओवरऑल टोटल आपको 150 लाना होता है। सिमिलरली इसे पर पेपर 40 मार्क्स लाने होते हैं और उसका भी ओवरऑल टोटल 150 लाना होता है, और आपको दो ग्रुप अगर क्लियर करने हैं तो टोटल आपको 300 लाना होगा। ये सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जैसे ये कोर्स स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, अब ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है तो वो देखते हैं। जो 2 साल की ट्रेनिंग बोली गई है तो इसमें आपको सीखने को मिलता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोजेक्ट लोन पास कराना, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फिर सर्टिफिकेशन करना और अपीलिंग यानी कोर्ट में जाके लड़ना। करेक्ट। चलिए तो ये भी चीजें हो गई। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे इन 2-2.5 सालों की इंटर्नशिप में सीखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आगे। क्या ये सारी चीजें हमें किसी और डिग्री में सीखने को मिलती हैं? तो भैया मुझे सीए में तो सीखने को मिलेगी, सीएस और सीएबी के अंदर भी सीखने को मिलती है, लेकिन एट द लिमिटेड लेवल ऑफ एडिशंस। बट अगर हम बात करें बाकी डिग्रियों की तो हमें उसमें इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप टॉप 20 स्कूल से एमबीए कर रहे हो तो उसके प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटीज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सिर्फ 4 क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपको पर्पस अपना क्लियर होना चाहिए, आप क्यों बनना चाहते हो। दूसरा आपको ये क्लियर होना चाहिए परफेक्शन, आपको हर मिनट परफेक्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा होता है डिसिप्लिन, आप कंसिस्टेंट बने रहो स्पोर्ट्स में। और चौथा होता है टाइमलीनेस, जितना हो सके उतना जल्दी निर्णय लो, समय मत गवाओ। तो चलिए इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पर्पस। मान लीजिए एक बच्चे को बोला जाता है कि भैया यहाँ 2 फुट का फुटपाथ है, आपको सिर्फ आधा किलोमीटर चलना है, तो क्या आप चल लोगे? तो बोलेगा हाँ आराम से चल लूंगा। पर आप कहानी बदल देते हैं, आप 15 माले की 2 बिल्डिंगों के बीच में हो और आपको एक बच्चा 15 माले की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। अब ही इज 15 ईयर्स ओल्ड और अब बात करें या 18 ईयर्स ओल्ड, और इसको वही 2 फुट का फुटपाथ दिया जाता है, नो सपोर्ट इन आइदर एनी साइड्स, और उसको बोला जाता है कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है, 15 माले के ऊपर बिल्डिंग है, नो सपोर्ट। क्या वो चलेगा? क्या आप चलोगे? नहीं चलोगे। पर आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं और बिल्डिंग में आग लग चुकी है, अगर आप वहां पे नहीं पहुंचे तो आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक, आप चलोगे या नहीं चलोगे? ऑब्वियसली आप चलोगे। दैट इज द पॉइंट, आपके पास हमेशा पर्पस होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए। करेक्ट। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा, फॉर एग्जांपल मुझे सी फाउंडेशन अभी के अभी क्रैक करना है विद इन 4 मंथ्स किसी भी हालत में, बिकॉज आई हैव क्रैक माय सीए फाउंडेशन जस्ट इन 1 मंथ। करेक्ट। तो अगर आप मान लीजिए पर्पस क्लियर हो कि आपको ये करना ही करना है तो आप करके ही रहते हो। दूसरी बात होती है परफेक्शन। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसके नीचे 2 आदमी काम और उससे गलती हो जाती है, इन 2 आदमियों के 10 दिन बिगड़ जाते हैं, तो टोटल 20 दिन बिगड़ गए। तो इज इट अ बिग लॉस? मान लीजिए कि बंदे को 1000 रुपए दे रहे हैं तो 20,000 का नुकसान हो, और बिग लॉस। अब मान लीजिए आपके नीचे 100 आदमी काम कर रहे हैं और आपके बॉस से गलती हो गई, इससे एक गलती हो गई और 100 आदमियों का 10 दिन बिगड़ गए। तो इट इज कितने दिन बिगड़ गए? 1000 दिन बिगड़ गए, मतलब एक आदमी के 3 साल बिगड़ गए। करेक्ट। अगर आगे बढ़े कि इसके नीचे अगर 1000 आदमी काम कर रहे होते, उसने एक गलती की होती और उससे अगर मान लो 10 दिन बिगड़ जाते, तो ये आपका लॉस कितना होता? आपका लॉस होता 10,000 डेज। मतलब आपने एक आदमी के नी करके आप यूं समझिए 30 साल बिगाड़ दिए। करेक्ट। और अब अगर हम आगे बढ़े, सॉरी 3 साल, हाँ जी 30 साल बिगाड़ दिए। और अगर अब हम आगे बढ़े कि इस आदमी के नीचे लाख लोग काम कर रहे हैं और उसने अगर एक निर्णय लिया उससे 10 दिन बिगड़ गए, तब यूं समझिए कि आपने एक आदमी के 15-20 जन्म बिगाड़ दिए। करेक्ट। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। याद रखिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इस दुनिया में सफल नहीं होता, गलतियां कम करने वाला इंसान सफल होता है। प्रमोशन उसको नहीं मिलता जो बहुत मेहनत करता है, प्रमोशन उसको मिलता है जो गलतियां कम करता है। करेक्ट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही बनता है जो गलतियां कम करता है। गलतियां तो आप करोगे ही बिकॉज आप इंसान हो। करेक्ट। मानस मात्र भूलने पात्र। तो गलतियां करो, लेकिन जितनी हो सके उतनी गलतियां कम करो। तीसरी बात जो यहाँ पे है वो डिसिप्लिन है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चे को ऐसी बॉडी बनानी,
तो वो क्या वो ओवरनाइट एक दिन जाके एक्सरसाइज करके बना सकता है या एक महीने जाके एक्सरसाइज करके बना सकता है? नहीं, उसे डेली जाना होगा जिम पे कम से कम 3 से 5 साल तक, और कंसिस्टेंट जाना होगा। ऐसा नहीं भाई चलो फॉर एग्जाम्पल एक दिन गए, 2 दिन गए, फिर छुट्टी, 4 दिन गए, फिर एक दिन छुट्टी। नहीं, आप कंसिस्टेंटली अगर आप मान लिए 3 से 5 साल जाओगे तो आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी। करेक्ट। और ये बॉडी बनने के बाद अगर कोई इंसान इसके साथ बनना चाहता, मतलब ये लड़का अगर मान लो ऐसा बन गया और कोई और लड़का अब इसको देखता है तो उसको लगता है मेरी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए, पर जानते हो उसको वही बॉडी बनाने के लिए कम से कम और 5 साल देने पड़े। मतलब ये लड़का 5 साल आगे आ चुका है। मतलब कोई और लड़का अगर इसको देखेगा तो क्या बोलेगा कि मुझे भी इस तरह की बॉडी बनानी है। करेक्ट। तो बोलेगा तुझे ही 5 साल देने होंगे। सी मीन्स हम सामने वाले से 5 साल आगे निकल आते हैं, और जब वो और 5 साल मेहनत करेगा तो हम तो कहाँ पहुंच चुके। सिमिलरली अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको 7 साल देने पड़ेंगे। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर आप किसी भी चीज में डिसिप्लिन बनाए रहते हो, कंसिस्टेंट लगे रहते हो, तभी जाकर आपको वो चीज अचीव होती है। जो उस यूनिक चीजें आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं तो आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे किसी चीज को अचीव करने के लिए तो आपको मिलनी ही मिलती है। रही बात अब टाइमलीनेस की, अगर आप टाइम से जल्दी निर्णय लेते हो तो कितना फायदा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बच्चा 14 साल की उम्र में तय कर लेता है कि उसको शेफ बनना है। वो अपने किचन में जाता है, करेक्ट, और प्रतिदिन एवरी डे वो एक नई डिश ट्राई करता है। करेक्ट। तो साल में 365 दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि वो 165 दिन के लिए बीमार रहा या घूमने निकल गया या थका हुआ था तो उसने ट्राई नहीं किया। पर अगर मान लीजिए उसने साल में 200 डिश भी ट्राई की हो तो सोचिए 8 साल में, 14 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक 8 साल में तकरीबन उसने 8 × 200 1600 डिशेज ट्राई की होंगी। तो आपको क्या लगता है कि 1600 डिशेज ट्राई करने वाला इंसान एट द एज ऑफ 22 स्ट्रगल करेगा? जी नहीं, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेगा। एज्यूम कर लीजिए कि उसने जितने भी फूड की डिशेज बनाई हैं, अगर उसने उसके वीडियोस बना लिए होते तो उन वीडियोस की वैल्यूज भी करोड़ों में हो। इट विल बी 1600 डिशेज के वीडियो अगर आप बनाते हो तो आप उसको मार्केट में जाके बेच भी सकते हो और उसकी वैल्यू करोड़ों में मिलेगी। अगर इज इट दैट वो एटलीस्ट उसने 10 पेटेंटेड डिशेज तो बनाई ही होंगी जिनको बेचकर उसकी रॉयल्टी या फिक्स इनकम उसकी आ रही होगी। प्लस अगर वो चाहे तो वेफर्स या फास्ट फूड की इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकता है क्योंकि उसका अपनी नॉलेज है हर चीज की। हल्दी, धनिया, अदरक का कितना मिक्सचर से क्या टेस्ट जनरेट होगा और कितनी वो हेल्दी होगी, इसके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होगी। मतलब वो चाहे तो यूनिक रेसिपी के रेस्टोरेंट तक चालू कर सकता है। मतलब वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है बिकॉज रीजन ये है कि उसके पास स्किल्स है। कोई भी इंसान की जिंदगी में स्किल से आगे बढ़ता है। करेक्ट। एक टेलर टेलरिंग की वजह से आगे बढ़ रहा है, एक टीचर पढ़ाने की वजह से आगे बढ़ रहा है, तो एक शेफ अपने खाना बनाने की स्किल से आगे बढ़ रहा है। स्किल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है हमारी जिंदगी में और उसी के बेस पर हम जीते हैं। तो क्या ये नहीं कर पाएगा, लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा? कंफर्म हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक बच्चा 12 साल की उम्र में डिसाइड करता है कि मुझे लैपटॉप बनाना और वो स्कूल जाता है तो वो स्पेशली एक ही सब्जेक्ट फोकस करता है, फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स से उसे काम आएगा टू क्रिएट इट्स लैपटॉप्स। वो स्कूल में जाता है एक माइंड से गोल के साथ कि उसको बनना है, उसको लैपटॉप बनाना है, तो वो अपने टीचर से और वो सवाल पूछता है जो उसको लैपटॉप बनाने के काम आए। करेक्ट। वो मार्केट में जाके गूगल में ऐसे कई टॉपिक्स को सर्च करता है जो उसकी किताबों में नहीं दिए हुए। वो कई बार यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखता है जिससे उसे प्रैक्टिकल आइडिया है कि ये वायर कैसे काम करेगा, ये एसएमपीएस कैसे काम करेगा, ये हार्ड डिस्क कैसे काम करेगी, ये मदरबोर्ड कैसे बनेगा। करेक्ट। और ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब पे रखे हुए हैं। इवन वो चाहे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूडमी, कोशिरा, इस तरह के प्लेटफॉर्म से यहाँ से आप कोर्स बाय करके इसके रिलेटेड आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो सकता है कि 6-8 साल बाद, 6 साल बाद जब वो 12 क्लियर करेगा, करेक्ट, तो ऑलरेडी वो टूटा फूटा लैपटॉप तो बना चुका होगा। यहां तक कि अगर मान लो कि वो आगे पढ़ाई करता है अपने ही लैपटॉप बनाने की वर्किंग में, वो किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करता है, करेक्ट, जस्ट लाइक एसर या ऐसे, और वहां से ट्रेंड होता है। मान लीजिए वो 25 साल के 28 साल की उम्र में वो सब कुछ सीख लेता है, या 25 साल की उम्र में तो वो सब कुछ सीख जाएगा, फिर वो इंडिया आता है और अपनी एक कंपनी स्टार्ट। आपको क्या लगता है हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने लैपटॉप्स बनते हैं? आप सोच भी नहीं सकते।
तो क्या आपको लगता है कि उसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना होगा? नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इज इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्रिएट लैपटॉप? शायद बनाना मुश्किल नहीं होगा एट द एज ऑफ 25। उसने कई पेटेंटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना लिए होंगे, हो सकता है। क्या वो सोच रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? उसने कितने लैपटॉप्स पूरे वर्ल्ड में पर डे बिकते हैं? सब अगर आप ऑनलाइन देखो तो पर मंथ तकरीबन 10,000 से ऊपर लैपटॉप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह के प्लेटफॉर्म से बिकते हैं। मैं ऑफलाइन की तो बात ही नहीं करता। तो क्या इसके लिए पॉसिबल नहीं है कंपनी स्टार्ट करना और एक सपना देखना $1 बिलियन कंपनी बनाने का? रीजन सिर्फ इतना था कि उसने अपनी लाइफ में 4 चीजों को फॉलो किया। फर्स्ट, उसकी लाइफ में एक पर्पस था तो उसको लैपटॉप बनाना, करेक्ट। पर्पस के साथ साथ परफेक्शन था। वो अपने हर निर्णय को जितना हो सके परफेक्ट करने की ट्राई कर। उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया, कंसिस्टेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करता रहा। यूट्यूब, गूगल, अमेजॉन, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर सबको इस्तेमाल करता, मतलब सबकी मदद लेता रहा। अब बात करेंगे पर्पस, परफेक्शन, डिसिप्लिन और टाइमलीनेस। उसने अपनी लाइफ में जो निर्णय लिया था वो बहुत जल्दी लिया, और जापान में यही होता है। 12 से 14 साल का व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि उसको किस फील्ड में जाना है और वो सिर्फ उसके रिलेटेड ही पढ़ाई करता है, एंड दैट इज द राइट वे टू गो। नेक्स्ट आते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो आप देखिए, अगर आपकी 12th कंप्लीट होती है, आपकी सीए फाउंडेशन, ये मैंने पूरा समझा दिया था। तो इसका फी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस 9,200, और जब एग्जाम देने वाले हो तो उसकी एग्जाम फी होती है 1,500। सिमिलरली आपकी इंटर की फीस होती है 18,000 रुपए और एग्जाम फी होती है 2,700 रुपए, और आपकी फाइनल की फीस 22,000 और एग्जाम फी 2,700 रुपए। प्लस आपको क्या करना होता है, जब इंटर कंप्लीट होता है ना, तो फाइनल स्टार्ट होने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेना पड़ता है, जिसकी टोटल फीस 13,500 रुपए है। प्लस आपकी फाइनल की एग्जाम देने से पहले आपको एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें आपको 14,500 की फीस लगती है। मतलब आप यूं समझिए कि यही पूरा फीस स्ट्रक्चर है जो इंस्टीट्यूट आपसे कलेक्ट करती है। ये सबसे कम कॉस्ट है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, या आप मास्टर या प्रोफेशनल कोर्स में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर हमारी इंस्टीट्यूट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आप इसमें कोचिंग ही बता रहे हो? नहीं बेटा, कोचिंग की फीस अलग होगी। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। कोचिंग भी एक सिस्टम होता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हो, ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हो। आप 12th तक तो ऑफलाइन ही पढ़ रहे थे, आपको ऑनलाइन का कोई अनुभव नहीं है, करेक्ट। पर ऑनलाइन के एडवांटेज ज्यादा है पर डिसएडवांटेज भी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह के बच्चे ऑनलाइन जा सकते हैं, किस तरह के बच्चे ऑफलाइन जा सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्या फायदे और नुकसान, करेक्ट। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊं। चलिए बात करते हैं, जब आप सीए बन जाते हो तो ये लोगो लगाने का आपको अधिकार मिल जाता है कि आप अपने ऑफिस में, गाड़ी के ऊपर, करेक्ट, अपने कॉफी के मग के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर आप इस लोगो को यूज कर सकते हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो। अगर आप सीए नहीं हो तो आप इस लोगो को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक तरह का एक मैसेज है कि जो ही बंदा इस लोगो को देखता है यानी समझ जाता है कि सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज अ कमिटेड अचीवर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दो नाम हैं, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे आर कंसिडर्ड एज कमिटेड अचीवर्स, बिकॉज वो ऑलरेडी कमिटेड होते हैं कि उनको अचीव करना ही करना है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, बेनिफिट। फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, खुश रहें, हंसते रहें।